नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रदेश में आपदा की स्थिति से कराया अवगत। जोशीमठ में हुए नुकसान के लिए मांगी सहायता। गृह मंत्री से मदद का मिला आश्वासन। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान तेज। चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार चुनने को लेकर मंथन। नेताओं में मची खलबली। कई कोशिशों के बाद भी डेंगू के मामलों में नहीं आ रही कमी। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार चला रहा अभियान। उत्तराखंड एसटीएफ की एएनटीएफ शाखा ने 521 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के मुताबिक रामपुर के एक पुलिसकर्मी से खरीदी थी स्मैक। जांच जारी। भूस्खलन की मार झेल रहा जोशीमठ का पगनो गांव खतरे की जद में। मोल्टा गांव से टूटा संपर्क। 2 महीने बाद पगनो गांव के आसपास की सड़क खोलने का काम शुरू। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले दिनों उत्तराखंड में आपदा की स्थिति रही। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री को आपदा की स्थिति से अवगत करवाया गया। साथ ही जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए सहायता का आग्रह किया गया है। गृह मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है। धामी ने बताया कि गृह मंत्री से उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ राज्य में जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों पर गृह मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को। और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के मौके पर उत्तराखंड सरकार और JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच 15,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। MOU के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट स्पॉट ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल कुमाऊं के मंदिरों, पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में सहयोग की उपेक्षा की। बता दें कि MOU के तहत JSW एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोड़ा में 2 स्व पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, जिससे अगले 5 से 6 वर्षों में विकसित किया जाएगा। अल्मोड़ा के जोसकोटे गांव में साइट 1 में यह योजना निचला बांध जलाशय कोसी नदी से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है और अल्मोड़ा के कुरचौन गांव में साइट 2 में यह ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति और कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस योजना से 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है
और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन दर्जनों डेंगू मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार निरीक्षण कर डेंगू लार्वा को नष्ट करने के लिए शहर के अनेकों क्षेत्र में अभियान चला रहा है, लेकिन डेंगू के बढ़ते मामलों पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि देखने में आ रहा है कि डेंगू का लार्वा लोगों के घरों के आसपास पनप रहा है। साथ ही शहर में कई ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जहां पर डेंगू का लार्वा पनप रहा है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर नगर निगम ने चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कि डेंगू का जो मामला है अब काफ़ी कुछ नियंत्रित हो रहा है और इसमें आपने देखा होगा कि घर घरों में लार्वा मिल रहा है। हर घर में अगर लार्वा मिलेगा तो ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय जो है नगर निगम का तो है ही, शासन प्रशासन का तो है ही, लेकिन जिनके घर में लार्वा मिल रहा है उनके लिए भी सोचने की बात है कि उनको अपने घर का जो है लार्वा नष्ट करना चाहिए। राजधानी देहरादून में जो है आम जनमानस को परेशान करने का काम किया। आप एक एक घर में 3-3, 4-4 डेंगू से पीड़ित लोग हैं और हॉस्पिटलों में आप देखिए कि बेड नहीं मिल रहे थे, आईसीयू में जगह नहीं थी और हर हॉस्पिटल की यही कहानी थी। तो डेंगू ने जो प्रकोप यहाँ दिखाया और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जो है डेंगू ने आम जनमानस को जो है परेशान करने का काम किया और शुरू से ही सिस्टम इस मामले में लापरवाह बना। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान तेज हो गई है। चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार चुनने को लेकर दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए दोनों पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई हैं। बीजेपी में मौजूदा सांसदों के प्रदर्शन को देखते हुए टिकट देने पर मंथन चल रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने सीटों का चयन करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बनानी शुरू कर दी है। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद माला राज लक्ष्मी शाह हैं। अब राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, तो वहीं कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर भी कम खींचतान नहीं है। एक सीट पर 6 कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं, इसलिए पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेताओं में खलबली मची हुई है। सतत संघर्ष जारी। मैंने कहा है कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ लूंगा। जैसे कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा मैं मान लूंगा। हर लोकसभा सीट पे 5 से 6 कैंडिडेट्स दावेदारी कर रहे हैं और इच्छा जता रहे हैं। पार्टी अपनी तरफ से सर्वे भी कर रही है। हम अपने जो अभी हमारे जिला सम्मेलन है उसमें भी हम कार्यकर्ताओं की और वहाँ के लोगों की नब्ज टटोलेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको हाईकमान के सामने रखा जाएगा। हाईकमान अपने लेवल से भी एक सर्वे 5 लोकसभा सीटों पर करा रही है, उसके बाद ही ये निर्णय होगा कि चुनाव कौन लड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम नवंबर आखिर तक इस स्थिति में होंगे कि हमें पता होगा कि कौन चुनाव लड़ेंगे। पिछले 2 माह से लगातार जोशीमठ ब्लॉक का दूरस्थ गांव पगनू गांव भूस्खलन की मार झेल रहा है, जिस कारण पूरा गांव खतरे की जद में है। पगनू गांव में भारी भूस्खलन होने के कारण मोल्टा गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया, जिस कारण पगनू गांव के साथ साथ मोल्टा गांव के स्थानीय ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं 2 माह बीत जाने के बाद अब पगनू गांव के पास से गुजरने वाली मुख्य सड़क को खोलने का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पगनू गांव के पास में अब संबंधित विभाग की बड़ी मशीनें क्षतिग्रस्त हुई, जिसको लेकर पगनू गांव और मोल्टा गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है।
जिला आपदा प्रबंधन द्वारा जोशीमठ तहसील प्रशासन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ बुधवार को जोशीमठ में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त भवनों में से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए उपचार मुहैया कराने और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालन के बारे में अभ्यास कराया गया, ताकि भूकंप जैसी आपदा में कम से कम रिस्पॉन्स टाइम में रेस्क्यू कार्यों को अंजाम दिया जा सके। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी की देखरेख में संचालित यह मॉक अभ्यास पूरी तरह सफल रहा। मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। उससे पहले जो है टेबल टॉप एक्सरसाइज हुआ, उसमें विस्तारपूर्वक जितने भी स्टेक होल्डर्स जिन जिन टीमों ने यहाँ पर भाग लेना था आपसी समन्वय किया गया। उसके बाद ये मॉक एक्सरसाइज एग्जीक्यूट की गई अर्थक्वेक पर। चंपावत जनपद के नेपाल सीमा से लगे थाना बनबसा क्षेत्र के अंतर्गत इंग्लैंड और फ्रांस राष्ट्र से भारत घूमने आए 3 यात्रियों के सजवान मार्केट में विश्राम के समय उनका लैपटॉप कहीं खो गया, जिसके बाद उनके द्वारा थाना बनबसा में लैपटॉप खोने की सूचना दर्ज करवाई गई। सूचना पर थानाध्यक्ष बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवान के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम को मौके पर रवाना कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आते जाते लोगों और कैंप के आसपास रुके यात्रियों से पूछताछ की गई। वहीं थोड़े प्रयासों के बाद पुलिस टीम के द्वारा लैपटॉप को सजवान मार्केट बनबसा से बरामद कर विदेशी मेहमानों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मदद से प्रभावित होकर इंग्लैंड व फ्रांस से आए पर्यटक यात्रियों द्वारा थाना बनबसा पुलिस के साथ इंडियन पुलिस की प्रशंसा भी की गई। आज प्रातः के समय 3 विदेशी नागरिक, जिनमें 2 फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे, उनके द्वारा थाने पर आकर बताया गया कि वो भारत से घूमते हुए नेपाल को जा रहे थे और यहाँ पे हमारे बनबसा पार्टी ड्राई के पास है, सजवान मार्केट के पास में ये लोग रुके हुए थे। तो जहाँ से इनका एक लैपटॉप वो गुम हो गया है। गुम होने की सूचना पर मेरे द्वारा त्वरित से टीम गठित करते हुए अधीक्षक कैलाश जोशी के नेतृत्व में उनके साथ भेजी गई और हमारी टीम ने वहाँ पे आसपास सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से पूछताछ के उपरांत इनका लैपटॉप इनको बरामद करके दिया गया, जिसके बाद इनके द्वारा उत्तराखंड पुलिस और जनपद चंपावत पुलिस की बहुत। उधम सिंह नगर जनपद में अवैध कॉलोनियों की इस समय काफी बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, बिल्डर कॉलोनी काटने की जद में आ रही सरकारी भूमि, नाले, गुल इत्यादि को भी नहीं बख्श रहे हैं। इसी के चलते सरकार द्वारा सरकारी भूमि को मुक्त कराने के क्रम में किच्छा प्रशासन ने किच्छा के किशनपुर में स्थित नेशनल हाईवे 74 से सटी बसंत गार्डन कॉलोनी में सम्मिलित की गई सरकारी जमीन पर एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने बोर्ड लगा दिया। साथ ही मेन गेट पर बिल्डर को 12 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया और नोटिस को भी चस्पा किया। जो राजस्व की भूमि है उस पर कब्जा लिया जाए। उसी क्रम में इनके द्वारा उप चक्रोट को दिखाते हुए, सरकारी भूमि को दिखाते हुए न केवल व्यावसायिक उपयोग किया गया बल्कि क्रय विक्रय पर रोक के बाद भी लगातार रजिस्ट्रियां की गई। उक्त धनराशि लगभग 12 करोड़ 6 लाख 8 हजार रुपए की होती है। तो इनको सो कॉज नोटिस दिया गया है कि इसमें क्यों ना उक्त चक्रोट का जो आपने दुरुपयोग किया है, उक्त सरकारी भूमि का जो आपने अवैध दुरुपयोग दिखाते हुए अपने व्यवसायिक उपयोग में लिया है और व्यवसायिक उपयोग करते हुए उसका एक प्लान लेआउट पास करते हुए अवैध प्रतिफल प्राप्त किया, क्यों ना उनका कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। उनको चेतावनी दी कि भविष्य में किस प्रकार का तत्काल हटा लेना, न बलपूर्वक इसको जो है खाली कराया जाए। गढ़वाल, जौनसार और कुमाऊं की विलुप्त हो रही पौराणिक परंपरा संस्कृति के दीदार आपको करने हैं तो चले आइए उत्तरकाशी, जहां एक शिक्षक अपनी पेंटिंग से इस संस्कृति को जीवित कर रहे हैं। जनपद मुख्यालय में पहली आर्ट गैलरी खोलकर यहां स्थानीय स्कूलों के बच्चों को भी निःशुल्क पेंटिंग सिखा रहे हैं। शिक्षक संजय शाह का कहना है कि वह अपनी पेंटिंग से संस्कृति बचाने का कार्य कर रहे हैं और जनपद में आने वाले तीर्थयात्री भी इस आर्ट गैलरी में आकर यहाँ की संस्कृति का दीदार कर रहे हैं। वहीं यहाँ के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल छोड़कर यहाँ रंगीन सपनों का इंद्रधनुष बना रहे हैं। यहाँ पेंटिंग सीखना आता है। यहाँ सर हमें बहुत अच्छे से पेंटिंग सिखाते हैं और प्रकृति संबंधित बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग भी सिखाते हैं, तरह तरह के कलर से। और अभी भी सर यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं।
देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और सर ने मुझे स्कूल लाइफ से ही पढ़ाया है। मतलब मैं 9th क्लास में जब था तो तब से सर ने मुझे पढ़ाया है और सर ने जब से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला है मैं तब से यहाँ सर के साथ मतलब पेंटिंग बना के सीखता भी हूँ और बच्चों को सिखाता भी हूँ। तो सर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं यहाँ पे। हमारी जो संस्कृति है जो वास्तव में आज जो है लुप्त हो रही है, उससे एक लगाव था, अपने उत्तराखंड से लगाव था। तो यहाँ की जो पौराणिक चीज़ें हैं, पौराणिक संस्कृति है, उसको मैं अपने रंगों के माध्यम से और पेंट के माध्यम से पेंटिंग बनाकर उसको लोगों के सामने समय समय पर एग्जीबिशन लगाता हूँ। उत्तराखंड एसटीएफ की एएनटीएफ शाखा ने स्मैक की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है। बरामद स्मैक की कीमत लाखों रुपए है। एएनटीएफ टीम को गश्त के दौरान यूपी से भारी मात्रा में स्मैक के खेप लाने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने यूपी बॉर्डर पर घेराबंदी कर 2 अलग-अलग बाइक से आ रहे 3 आरोपियों को लगभग 521 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आलम, गुरदीप सिंह और जिशान अली स्मैक की खेप रामपुर जनपद में तैनात एक पुलिसकर्मी से लाए थे और इस स्मैक को रुद्रपुर में इंदिरा चौक के पास एक व्यक्ति को देनी थी, लेकिन इससे पहले ही ये आरोपी गिरफ्तार हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम यूपी पुलिस के सिपाही की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। टीम ने कल 3 लोग अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से लगभग 521 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ऐसा ये इनसे पूछताछ में पाया गया कि ये स्मैक रामपुर से लेके आ रहे थे और इन्होंने अपने मतलब बयानों में एक और नाम खोला जिनके पास से लेके आ रहे थे। ये एक आरक्षी हैं यूपी पुलिस में तैनात रविकांत, इनका नाम इन्होंने खोला है। इन्होंने बोला कि जो 521 ग्राम इनसे लेके आ रहे थे और अभी फ़िलहाल ये सब जांच का मामला, इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
रुड़की के पिरान कलियर में देहरादून से विजिलेंस की टीम ने उपखंड अधिकारी कार्यालय विद्युत विभाग के जेई और एसडीओ को साथ लेकर पिरान कलियर क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के यहां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 11 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़े गया। टीम के द्वारा सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। विद्युत विभाग टीम ने छापेमारी कर शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। हम लोग आए हैं ऊर्जा विभाग के विजिलेंस टीम में, तो उसके दौरान हमें पिरान कलियर की कुछ शिकायतें मिली थी। उन्हीं के आधार पर हमने कुछ चोरी के केस जो हैं वो देखे गए। कितने जगह पर छापा मारा गया? टोटल जगह हमारे पास 11 जगह हम गए हैं, 11 चेकिंग हमें मिली, जिनमें से पूर्ण रूप से जो चोरी है वो 10 थी और एक आंशिक रूप से चोरी है, जिसका मीटर हमने सील कराकर लैब को भेज दिया। सर सभी के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे? मुकदमे अभी 10 लोगों के ऊपर दर्ज होंगे। विजिलेंस संयुक्त टीम की छापेमारी सामने आई है। आपको बता दें कि रुड़की में 11 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया है। टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी, काम्बिंग आदि में काम आने वाले 65 साल के पालतू हाथियों को रिटायर करने के एनटीसीए ने आदेश जारी किए थे, जिसके तहत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काम करने वाली 65 साल की मादा हाथी गोमती और 10 साल के खोजी कुत्ते ब्रांडी को वन्य जीव सुरक्षा विभाग में उनकी शानदार सेवा के बाद विदाई दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुधवार को भावभीने माहौल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने 65 साल की मादा हाथी गोमती और 10 साल के खोजी कुत्ते ब्रांडी को वन्यजीव सुरक्षा विभाग में उनकी शानदार सेवा के बाद विदाई दी। – 18 साल की उम्र में गोमती को लखनऊ से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लाया गया। तब से वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। हाथी का नाम गोमती है सर, और ये 18 साल की खरीदी गई थी यहाँ पे, और 47 साल में रिटायर हो रहे साहब। डिपार्टमेंट रिटायर कर रहा है, सबसे खुशी की बात यही है। कम से कम स्वास्थ्य हाथी रिटायर हो गया, अपने पार्क के नाम कर गया साहब। गोमती ने पिछले 47 साल से वन्य जीवों और लोगों की सुरक्षा में बेशकीमती भूमिका निभाई है। ये 2 घंटा लग जाता है चुआसौत वाटर हॉल से ढिकाला आने में, कैंपस में, लेकिन उसने करीब 22 मिनट में इतनी स्पीड से कि मुझे उठा के वहां से और कैंपस में लाई, और काफी जख्मी था। उसके बाद फिर मुझे अस्पताल ले गए। उससे पहले बहुत ही अच्छा गोमती थी, तो इससे अच्छा एक पहले राम प्यारी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, जो जानते थे कि हमारे महावत को क्या हो गया और कैसे इसको बचाना है और कहाँ ले जाना है। 8 साल तक पार्क के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ रहे खोजी कुत्ते ब्रांडी को भी उसकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। जो एक स्निफर डॉग है ब्रांडी हमारे डॉग स्क्वाड का, उसको भी हमने रिटायर किया है एक्टिव ड्यूटी। 10 वर्ष की सेवाएं उन्होंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दी हैं, जिन्हें और उनके द्वारा विभिन्न जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं या विभिन्न छापामार अभियान जो होते हैं, उनमें बहुत सराहनीय योगदान दिया गया है। तो इनकी इन दोनों की रिकॉग्निशन हमने किया है। कॉर्बेट प्रशासन ने दोनों जानवरों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बुधवार को भावभीने